Hello and welcome the students to JEE Maths by GK Podar channel. You are watching JEE Maths by GK Podar. I am GK Podar and I will be your mathematics mentor. तो गाइज जैसा कि आपको पता है कि एवरी मंडे टू सैटरडे अपना एक महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। जो गाइज जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे मैथ्स का सेक्शन को डिस्कस किया जा रहा है और उनको मैथ्स के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो गाइज सबसे पहले तो थोड़ा सा आज के लेक्चर में कुछ आप लोग के लिए इंस्ट्रक्शन है, जिसमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि जो सेशन चल रहा है गाइज, तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो वीडियो अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग जा रहा है, क्योंकि वीडियो का लेंथ जो रह रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रह रहा है और नेट का स्पीड इतना ज़्यादा नहीं दे रहा है अभी कि आप मतलब वीडियो अपलोड हो जाए। तो इसके वजह से आप देखोगे कि कल का वीडियो जो हुआ वो अपलोड नहीं हो पाया था। ठीक, अच्छा, तो इसको देखते हुए मैं एक सोल्यूशन इसका निकाला हूँ कि क्यों ना वीडियो के लेंथ को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। ठीक, जैसे अपने 1 घंटे का लेक्चर होता है तो मैं ऐसा सोच के चलता हूँ कि 20 मिनट्स का 3 वीडियो अपन बनाएंगे। अच्छा, वो आपको डेली 3 वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, आपको ये कैसे पता चलेगा? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे कैसे पता कि मैं कौन से वीडियो को पहले देखूं या कौन से वीडियो को बाद में देखूं? तो उसका कोई इशू नहीं है, वो मैं आपको जो लेक्चर होगा वहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि ये सीरीज, ये फंक्शन, जैसे मैं लेक्चर 3 लिया, जैसे मैं आज लेक्चर 3 कल का 3 हुआ था, तो लेक्चर आप कल का जो वीडियो होगा वो लेक्चर मान लीजिए 4 का हो रहा है, तो 4 के लेक्चर तो हर 4 ही होगा, लेकिन वहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि लेक्चर 4 का सीरीज नंबर 1 है, सीरीज नंबर 2 है और सीरीज नंबर 3 है। तो आप उसको फॉलो करते हुए उस वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा कि थोड़ा सा वीडियो जो अपलोड हो रहा है उसमें टाइमिंग का थोड़ा सा अपने को फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें और आप उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। और जो गाइज मेरे से नए जुड़ रहे हैं उनके लिए एक सजेशन, जो पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखें फिर यहाँ पे आप आओगे तो आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और गाइज यदि यहाँ पे मेरे साथ काम करते हुए, मेरे साथ पढ़ते हुए आपको अच्छा लग रहा है और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके फ्रेंड भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इससे पहले जो हमने लेक्चर फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 कर लिया था, आज लेक्चर नंबर 4 है और 4 के अंदर अपने 3 वीडियो बनेगा जो एकदम सीरीज में डिवाइड होगा और आप उस सीरीज वाइज आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो जैसे कि हमने देखा था कि रेंज, हम सबसे पिछले लेक्चर में हम लोग रेंज को निकालना सीख रहे थे, तो रेंज में हमने वेरियस टाइप देख रहे थे, मेथड देख रहे थे कि रेंज को हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमने 3 मेथड पहले से देख रखा था। पहले से देख क्या रखा है कि जैसे पहला तो मेथड ये था कि पहले तो आप y को x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो। उसके बाद दूसरा मेथड था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम कर सकते हैं, और तीसरा मेथड ये था कि हम इनपुट पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा के भी हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। और ये जो चौथा मेथड है गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम जो सीखने जा रहे हैं वो जो मेथड है उसका नाम है यूजिंग द ग्राफ। मतलब हम ग्राफ के मेथड से कैसे रेंज निकाल सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। यूज ऑफ ग्राफ टू फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। मतलब ग्राफ को यूज करके हम कैसे रेंज को फाइंड करते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज, क्योंकि ग्राफ जो भी होता है वो विजुलाइज हो जाता है, मुझे दिख जाता है। तो जब मुझे कोई भी चीज़ दिख जाता है तो वो मतलब उसको करने में काफ़ी मज़ा आता है और आसान भी लगता है। ठीक है, इस चीज़ को, अच्छा, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें करते क्या हैं यूज ऑफ ग्राफ में। तो कुछ नहीं करते हैं गाइज, इसके लिए एक स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट ये है कि रेंज ऑफ f ऑफ x, कोई फंक्शन है मेरा, इज द प्रोजेक्शन
ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, ये जो हमने लिखा है आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये देखिए, ये बोल रहा है कि रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स तो कोई मेरा फंक्शन है, ठीक, और इज द प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, मतलब एफ ऑफ एक्स जो भी मेरा फंक्शन है उसका जो रेंज होता है वो वाई एक्सिस पे एक प्रोजेक्शन होता है। अच्छा, ये प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है शैडोज, प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, शैडोज। अच्छा, शैडोज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप परछाई जिसको बोलते हो, परछाई बोलते हो ना, शैडोज, शैडोज इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है गाइज। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा क्वेश्चन से हम क्लियर करते हैं। ठीक, क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल से इसको क्लियर, एफ ऑफ एक्स कोई मेरा फंक्शन है, वो इक्वल है एक्स स्क्वायर का। अच्छा, ये मेरा फंक्शन है गाइज। अच्छा, ग्राफ किसका बनता है, हमेशा ग्राफ हमेशा बनता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। ठीक, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट चाहिए, x चाहिए और y चाहिए, तो यहाँ तो y है नहीं, x ही है, तो हमेशा हम मान के चल रहे हैं, जब भी आप फंक्शन देख लो तो हमेशा हम मान के चल रहे हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे ग्राफ किसका बनाना है, ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो हम ग्राफ बनाते हैं। और हमको पता है इस चीज़ का ग्राफ तो हमने बनाया है, ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसका यदि हम ग्राफ बनाए तो ये क्या होता है, पैराबोलिक शेप का होता है, ऐसे होता है। ठीक, अच्छा, ये ओरिजिन से भी पास करेगा, क्यों पास करेगा, क्योंकि यदि मैं x 0 लूँ तो y भी 0 होगा, इसलिए 0 0 से तो ये पास करेगा, मतलब ओरिजिन से भी पास करेगा ये चीज़। ठीक है गाइज, देखिए। अच्छा, ये मेरा जो ये जो ग्राफ हुआ वो किसका हुआ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अच्छा, हमने क्या बोला कि प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस, मतलब y एक्सिस पे क्या प्रोजेक्शन आ रहा है। अच्छा, शैडोज का क्या मतलब हुआ, देखिए गाइस, शैडोज का जैसे आप इसको जनरल लाइफ से भी समझ सकते हो। आप इसका एक्सपेरिमेंट करना कि जैसे कि आप मान लीजिए कि नाइट में अपने रूम में बैठे हुए हो, ठीक, और आपके रूम का लाइट जो है वो जल रहा है। ठीक, आप क्या करना, एक हाथ में कोई सा भी बुक लेना, ठीक, आप बुक लेना और बुक को किसी वॉल के सामने खड़ा कर देना, किसी वॉल के सामने खड़ा कर देना बुक को। ठीक है, आप क्या देखोगे कि जितना दूर लाइट को बुक ब्लॉक कर रहा है, बुक है तो उसको लाइट ट्रांसपेरेंट थोड़ी ना कि लाइट उससे पास कर जाएगा, कोई मिरर थोड़ी ना है, या कोई लेंस थोड़ी ना है, मिरर तो फिर भी एक साइड शैडोज रहता है। ठीक, तो इसीलिए मुझे इमेज उसमें दिखने को मिलता है। यदि वही पॉलिश को यदि मिरर पे से हटा दिया जाए तो क्या होगा, लाइट पास कर जाएगा, तो मुझे इमेज देखने को भी नहीं मिलेगा। तो वही सेम चीज़ होता है शैडोज के अंदर। शैडोज में क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो उस लाइट को ब्लॉक कर देता है, और जैसे ही ब्लॉक करेगा तो उसका जो शैडोज बनता है वो मुझे वॉल के ऊपर देखने को मिलता है। इस चीज़ का आप एक्सपेरिमेंट अपने घर के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो शैडो हमको कहाँ निकालना है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे शैडोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इधर से लाइट को भेजते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में यह प्रश्न आया होगा कि सर हम लाइट इधर से ही क्यों भेजते हैं, हम तो ऊपर से भी तो भेज सकते थे। तो हम चूंकि गाइज हमको कहाँ पे चाहिए, हमको प्रोजेक्शन चाहिए वाई एक्सिस पे चाहिए। अच्छा, वाई एक्सिस पे क्यों चाहिए, आप इस चीज़ को समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको हमेशा आगे चल के इस चीज़ का कन्फ्यूजन होता है, बहुत बच्चे को होता है इस चीज़ का कन्फ्यूजन। देखिए, इसमें होता क्या है मेनली कि जैसे हम हमेशा से शुरू में ही आपको बताया था कि हम जो भी फंक्शन कंसीडर करते हैं वो फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन कंसीडर करते हैं। ये करते आए हैं, हर जगह करते आए हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब, इसका देखिए ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ यदि आप समझ गए ना, क्योंकि बच्चा को यही क्लियर नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐप तो मेरा कोई फंक्शन है, जैसे आपको दूसरा हम बताया था, मतलब ऐप तो कोई मशीन है ऐसा मानिए। ठीक, ऐप तो मेरा कोई भी फंक्शन है। कैसा फंक्शन हो सकता है, अंडर रूट का फंक्शन हो सकता है, रेशनल फंक्शन हो सकता है, मॉडुलस का फंक्शन हो सकता है, आपको लॉगरिथम का फंक्शन हो सकता है, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। ये मेरा ऐप तो कोई फंक्शन है। अच्छा, ऐप के साथ जो ब्लॉक में रहता है ब्रैकेट में, वो मेरा होता है इनपुट। ठीक है, वो मेरा क्या होता है, इनपुट। मतलब ऐप को मैं यदि कुछ देता हूं तो मुझे y की वैल्यू मिलता है, किसका, तो y की वैल्यू मिला, मतलब क्या, आउटपुट मिला।
तो इसलिए आप ये चीज़ देखते होगे गाइज कि जब भी हम डोमेन निकाल रहे थे तो हम आंसर जो लिख रहे थे वो लिख रहे थे x बिलोंग्स टू समथिंग। हम वहाँ पे y बिलोंग्स टू समथिंग नहीं लिख रहे थे, हम x बिलोंग टू समथिंग लिख रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम डोमेन के अंदर हमेशा इनपुट का बात करते हैं कि हम इनपुट क्या क्या हम ले रहे हैं या क्या क्या इसको चलेगा, इसलिए हम x बिलोंग्स टू लिख रहे थे। ठीक, अच्छा अब जब हम रेंज निकाल रहे हैं तो मुझे y का वैल्यू हमेशा आ रहा है, बात समझ रहे हो, इसलिए हम y बिलोंग्स टू समथिंग आंसर लिख रहे हैं, हम x कहीं नहीं लिख रहे हैं। आप इस चीज़ को क्वेश्चन में देखते होगे, बात समझ में आ रहा है। अच्छा जरूरी नहीं है कि अब y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ही होगा। यदि हम शुरू में ही ऐसा मान के चलते कि x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई है, इसका मतलब अब जो मेरा इनपुट हो गया वो y हो गया, f तो मेरा कोई फंक्शन है और आउटपुट क्या मिलेगा, x का मिलेगा। बात समझते, वैसे ही कोई ऐसा मान ले कि v इक्वल्स टू एफ ऑफ t का फंक्शन है, तो ये तो वेरिएबल है, किसी के लिए भी मानना पड़ेगा। अच्छा अब एक चीज़ इसमें और चीज़ देखिए कि जब हम इनपुट x ले रहे हैं, इसका मतलब जो एक्सप्रेशन के अंदर जो यूज किया गया होगा वो x ही वेरिएबल यूज किया गया होगा। ठीक, यदि हम x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई का फंक्शन ले रहे हैं, इसका मतलब एक्सप्रेशन के अंदर जो होगा, जैसे इसके लिए मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसे लिख सकता हूं। इसके अंदर एक्स स्क्वायर 2t मैं नहीं लिख सकता हूं क्योंकि मेरा x का फंक्शन है तो वेरिएबल भी मेरा x ही होगा। वैसे ही यदि मैं y की बात करूं तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर प्लस 2 या आप जो भी लिखना हो, लेकिन y ही वेरिएबल में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आप इनपुट y ही कंसिडर करके चल रहे हो। बात समझ रहे हैं। ऐसे ही हम यदि v इक्वल्स टू एफ ऑफ टी लिख रहे हैं, मतलब फंक्शन जो मतलब वेरिएबल जो मेरा काम करेगा इस बार वो t के टर्म में काम करेगा। बात समझ लो, ये फंडा है मेन, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, वो भी बारीकी से समझना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, आपको क्लियर हो गया दिमाग। इसलिए गाइज आप हमेशा देखते होंगे कि x एक्सिस पे जब मैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लेट करके चल रहा हूँ उसी के साथ आगे चल रहा हूँ, इसलिए आप हमेशा देखते होंगे कि x एक्सिस पे जो है हम इनपुट को कंसिडर करते हैं और इनपुट डालने पर जो वैल्यू आता है वो मुझे y एक्सिस पे आ रहा है। तो मैं जो रेंज निकाल रहा हूँ ये मेरा आउटपुट का वैल्यू है, तो आउटपुट का y का वैल्यू हमेशा कहाँ आता है, y का वैल्यू हमेशा तो y एक्सिस पे मिलता है ना मेरे को, कि 1 हुआ कि 2 हुआ कि 3 हुआ, ये तो y एक्सिस पे मिल रहा है। तो इसलिए मुझे जो लाइट पास कराना होगा वो इधर से ही पास कराना होगा, और यहाँ पे क्लियर लिखा भी है कि प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। ठीक, इसलिए मैं लिखा हूँ कि प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। और यदि मुझे रेंज डोमेन निकालना होता तो मैं क्या यहाँ पे क्या लिखता कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज द प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन x एक्सिस। उस केस में मुझे लाइट किधर से पास कराना होता, इधर से पास कराना होता या नीचे से पास कराना होता। तो इस केस में यदि मैं एक चीज़ आपको समझाऊं, यदि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का यदि मैं डोमेन लिखने के लिए जाऊं तो x की वैल्यू तो कोई कुछ भी दे सकता हूं, मैं ऑल रियल दे सकता हूं। x को थोड़ी ना दिक्कत है किसी चीज़ से, इसको तो आप कुछ भी दे सकते हो। अच्छा जब इसको हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन रेंज का क्या होगा, यदि मैं इसको कुछ भी दूं, इसको पॉजिटिव का नंबर दूं, देखिए आप देखिए ना, आप यहाँ पे देखिए ना कि देखिए यहाँ से ये ग्राफ कभी तो इंड नहीं होगा, ये इन्फाइनाइट तक जाएगा, ये भी कभी इंड नहीं होगा, इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो जब हम ऊपर से लाइट देंगे या नीचे से लाइट देंगे तो ये जो लाइट दिए मान लीजिए, ये तो सारा एरिया को ऊपर ब्लॉक कर लेगा, ऊपर वाला सारा एरिया को ब्लॉक करेगा। मतलब उसका जो है जो डोमेन हो जाएगा वो आप कहीं भी चले जाइए नेगेटिव की तरफ, कहीं भी चले जाइए पॉजिटिव की तरफ, उसका क्या होगा, कोई भी वैल्यू, सारा वैल्यू हो सकता है। इसका जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे होगा उसका शैडोज कहाँ से कहाँ तक बनेगा, 0 से माइनस इन्फिनिटी तक बनेगा और 0 से इन्फिनिटी तक बनेगा उसका शैडोज, क्योंकि ये ग्राफ कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, ये ग्राफ तो हमेशा चल रहा है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और यदि हम ऊपर से लाइट डालते हैं या नीचे से लाइट डालते हैं, ये 0 से माइनस इन्फिनिटी तक के एरिया को भी ब्लॉक कर रहा है और 0 से प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी के एरिया को भी ब्लॉक कर रहा है। बस समझ रहे हो। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा। अच्छा रेंज यदि ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा तो यदि मैं इसको डोमेन यदि इसका ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा, अच्छा इसका रेंज क्या हो सकता है, देखिए रेंज निकालते हैं। यदि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कोई मेरा फंक्शन, इसका ग्राफ मैंने ऐसे बना लिया, और यदि मैं लाइट पास कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, क्योंकि मुझे y एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन चाहिए, ठीक, तो हॉरिजॉन्टली मैं पास कराया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि लाइट जो है वो इस एरिया में तो इजी से पास कर जाएगा, ये वाले एरिया में लाइट तो इजी से पास कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ग्राफ है ही नहीं, तो यहाँ पे पास करने में इसको दिक्कत ही नहीं होगा। तो जहाँ लाइट नहीं पास करता है, जहाँ लाइट इजीली से पास कर जाएगा, तो यहाँ पे शैडोज बनेगा क्या,
बिल्कुल नहीं बनेगा। तो शैडोज कहाँ बनेगा? तो इस एरिया में बनेगा शैडोज। और ये कहाँ तक बनेगा? ये एरिया तो कहीं भी जा सकता है ना, इन्फिनिटी तक ये ऊपर जा सकता है, ये भी इन्फिनिटी तक ऊपर जा सकता है। मतलब मेरा जो रेंज मिल रहा है वो कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है? जो वाई की वैल्यू मिल रहा है वो 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, 0 कंसिडर करना है क्या? हाँ, एक्स की वैल्यू 0 भी तो हो सकता है। जब एक्स की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 होगा। ये मेरा रेंज हो जाएगा इसका। बात समझ में आ रहा है? मतलब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो रेंज होता है वो 0 से इन्फिनिटी तक ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम x को इनपुट कुछ भी दूं, कोई भी रियल वैल्यू दूं, चाहे निगेटिव दूं या पॉजिटिव दूं, ये उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। अच्छा, 0 पे लेकिन 0 करेगा। इसका मतलब ये हमेशा क्या होने वाला है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है। बात समझ रहे हो? ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही होने वाला है। इसलिए y को हमेशा क्या मिलेगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं। रेंज क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी। आप देख भी सकते हो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा? कहीं 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकता है वो एक्सिस के ऊपर। बात समझ में आ गया? ठीक है गाइस, चलिए, तो यही था ग्राफ का मेथड। इसके लिए आपके लिए क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, इसका आंसर आप निकाल के मुझे बताइएगा कल के लेक्चर में। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, लेकिन इसका आंसर मैं बताऊँगा नहीं, आप प्रैक्टिस करना, ये आपके लिए। यदि नहीं बने तो ये इसका सोल्यूशन में कल देखेंगे। फाइंड आर, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। एक बार तो x प्लस 1 हो रहा है, कब? जब x लेस देन 0 है। दूसरा बार बोल रहा है कि -3x प्लस 5 हो रहा है, कब? जब 0 से x लेस देन 1 है। और एक बार 1 हो रहा है, कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। देखिए गाइस, ये आपका फंक्शन है, इसका आपको रेंज निकालना है। ठीक, अच्छा, ये आप 3 इक्वेशन देख के घबरा मत जाना। चलो मैं इसको आपको समझाता ही हूँ। देखो इसमें हो क्या रहा है। अच्छा, हम ये क्या है? एफ ऑफ एक्स, तो मतलब हमको y इक्वल्स टू समथिंग मान लेना है। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो y इक्वल एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है? कभी तो ये x प्लस 1 हो रहा है, कब हो रहा है? जब x लेस देन 0 है। कभी तो -3x प्लस 5 हो रहा है, कब हो रहा है? जब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और लेस देन 1 है। और कभी तो ये 1 हो रहा है, कब हो रहा है? जब x ग्रेटर देन 1 है। ये 3 कंडीशन आपके पास है। कंडीशन को कभी मिस आउट नहीं करना है, कंडीशन ही आपके क्वेश्चन को सही है। और जेई के लगभग आपको जब भी आप मैथ्स पढ़ोगे, ये आप गाइज अभी तक जो आपने पढ़ के आया है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। आपने इक्वेशन छोटी छोटी एरिया ज्योमेट्री पढ़ के आया हो, यहाँ पे वो कोई काम नहीं करेगा। बस आपका अलजेब्रा का पार्ट जितना स्ट्रॉन्ग है ना, वही आपको यहाँ पे काम करने वाला है। और ट्रिगोमेट्री जो आप थोड़ा बहुत पढ़े हो वही यहाँ पे काम देने वाला है। उसके बाद आपको आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग काम देने वाला है। ये ज्योमेट्री वगैरह सब ज़्यादा काम नहीं देने वाला है। कभी कभी आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का जो थ्योरम है उसका कॉन्सेप्ट का यूज हो जाता है। ठीक है, ये टोटली डिफरेंट है। तो इसको आपको बारीकी से अंडरस्टैंड कर, यदि आप बेसिक को अंडरस्टैंड, इसलिए तो बेसिक पढ़ाया जाता है, इसलिए तो आपको अभी मैं बेसिक तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए मुझे बेसिक का नॉलेज होना बहुत नेसेसरी हो जाता है, यदि हम किसी चीज़ को नया सीखते हैं तो। ठीक है गाइज, तो इसको देखते हैं। देखिए, अब इसका यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो कभी तो ये क्या, इसका 3 ग्राफ बनेगा। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आपको ये तो 3 इक्वेशन मिल रहा है। एक बार तो मिल रहा है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का इक्वेशन, कब मिल रहा है? जब x लेस देन 0। दूसरा बार क्या मिल रहा है? y इक्वल्स टू -3x प्लस 5 का इक्वेशन। और तीसरा बार y इक्वल्स टू 1 का इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन आपको कंसिडर करके चलना है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अब ये तीनों इक्वेशन को एक ही ग्राफ पे तो मुझे प्लॉट कर ही सकते हैं, तो हम प्लॉट करते हैं। तो जब हम प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 को प्लॉट करते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे? कोई भी वैल्यू अपने दिमाग में ले लेते हैं। कोई भी वैल्यू लीजिए, आप कोई भी वैल्यू लीजिए। क्या लीजिएगा? x को मान लीजिए 0 ले लिए, तो y कितना मिलेगा? y मिलेगा 1, यहाँ पे 1। ठीक, x 0 लिए तो y कितना मिला? 1 मिला। ठीक है, ये पॉइंट मेरा हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट ले लेते हैं, x को ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? क्या ले लोगे? -1 ले लीजिए। -1 यदि ले लिए तो y को क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मतलब ये पॉइंट हो गया। ठीक, इसको ग्राफ बना देते हैं। ये बना दिए। ये किसका बना? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का। अच्छा, उसके बाद y इक्वल्स टू -3x प्लस 5। -3x प्लस 5 मतलब 0 यहाँ पे भी डाल देते हैं। यहाँ पे 0 डालेंगे तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो y मिलेगा 5। ये मान लीजिए 5 है।
ये 5 है, ठीक, ये 5 है। और अच्छा एक बार क्या ले लीजिए, 0 ले लिए, 1 ले लीजिए। x की यदि x की वैल्यू 1 ले लिए, x की वैल्यू 1 ले लिए तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा कहीं पे 1 पे ये 2, 1 पे 2 यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक। अब ये ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक। अच्छा y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ ये तो ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा। अच्छा इसमें सबसे बड़ी अच्छी ग्राफ तो हम बना लिए, ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ तो हम बना लिए। एक तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू 1 का, सॉरी y इक्वल्स टू -3x प्लस 5 का ये ग्राफ, और ये y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ, ठीक। चलिए y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ बना लिए। अच्छा अब इसमें कंडीशन है, अब हम ग्राफ तो बना लिए लेकिन हमको कंडीशन ध्यान रखना होगा। y इक्वल्स टू x प्लस 1 कब हो रहा है, जब x लेस देन 0 ही चाहिए, मतलब इनपुट जो हमको लेना पड़ेगा वो लेस देन 0 पे ही चलेगा। बात समझ रहे हो, मतलब यहाँ से हम इक्वल भी नहीं ले सकते हैं, हम इक्वल भी 0 के इक्वल भी नहीं ले सकते हैं। मतलब ये जो 0 पे हमको क्या मिला है, 1 मिला है, मतलब इसके आगे तो मुझे ग्राफ चाहिए ही नहीं, ये पार्ट तो मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि इनपुट मैं इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता हूँ। जब मैं इनपुट इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ तो मुझे आउटपुट भी यहाँ से ज़्यादा नहीं मिलेगा। मतलब ये जो ग्राफ होगा वो यहाँ तक ही सिर्फ लाई करेगा, यहाँ तक ये पार्ट, सिर्फ यही पार्ट लाई करेगा, इसके आगे तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ। अच्छा 0 पे क्या होगा, 1 ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि 0 पे तो ये बोल रहा है कि 0 पे हमको चाहिए नहीं, क्योंकि 0 पे तो ये इक्वल का साइन थोड़ी नहीं लगा हुआ है, 0 से लेस देन चाहिए, तो इस कंडीशन में मैं 0 को कंसीडर नहीं कर सकता हूँ। अच्छा ये बात आप समझ गए होंगे। आपको दिमाग में प्रश्न आया होगा कि ये ग्राफ आगे हम क्यों कट कर दिए, क्योंकि मुझे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि मैं इनपुट जो है वो 0 से कम ही ले सकता हूँ, मतलब x जो लूँगा वो 0 से कम, तो 0 से कम तो मैं इधर ही ले सकता हूँ ना। तो जब मैं इधर ही लूँगा तो मुझे आउटपुट किधर मिलेगा, इधर ही मिलेगा। अब देख लो ना, 0 से 1 पे आप लोगे, मान लीजिए 0 से बड़ा ले लेते हैं, 1 लेते हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 2। तो मतलब ये सेक्शन तो मुझे चाहिए ही नहीं, मतलब ये वाला पार्ट तो मुझे चाहिए नहीं, इसलिए मैंने इस ग्राफ को हटा दिया। अच्छा दूसरा में क्या रिस्ट्रिक्शन है कि मैं 0 से 1 तक ही ले सकता हूँ, मतलब 0 से ये मेरा मान लीजिए 1 है, मतलब इतना ही दूर मैं ग्राफ ले सकता हूँ, यही पार्ट पे। अच्छा 0 पे कंसीडर करना है क्या इस बार, हाँ करना है, मैं 0 पे कंसीडर कर सकता हूँ। तो 0 पे क्या आया था वैल्यू, जब x की वैल्यू मैं 0 लिया था तो आ गया था 5, मतलब 5 को मुझे इंक्लूड करना है। अच्छा 1 पे करना है क्या इंक्लूड, नहीं करना है, क्योंकि 1 पे तो ये इक्वल टू 0 है ही नहीं, सॉरी इक्वल का साइन तो लगा ही नहीं है, तो मतलब 1 को कंसिडर नहीं करना है। तो 1 पे क्या वैल्यू आ रहा है, जब 1 यहाँ पे मैं रख रहा हूँ तो वैल्यू आ रहा है 2, मतलब 2 को मुझे इंटरवल के अंदर कंसिडर नहीं करना है। बात समझ, तो मेरा जो ग्राफ का सेक्शन होगा वो सिर्फ इतना ही दूर होगा, ये वाला पार्ट होगा, ना तो ये वाला पार्ट होगा और ना ही ये वाला पार्ट होगा, ये दोनों पार्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद